अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम सर। ज़ैन, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? कैन यू रिप्लाई? आई जी कांट सर, हियर यू। आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ ज़ैन, तुम्हें आवाज आ रही है? हेलो सर। तुम रिपीट करना दोबारा, कोई बात करो। जी सर। हेलो। हाँ, आई कांट हियर यू येट। लेट मी चेक अगेन। हाँ, मैंने चेंज किया, अब जरा दोबारा बोलना। कैन यू हियर मी? हेलो जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। हाँ ठीक है ज़ैन, अब मुझे भी आ रही है। ठीक है, आई गॉट। तो अब ज़ैन, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है कि हमने जब मिड टर्म से पहले ये क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने कौन सा पेपर किया था? तुम्हारे पास बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर तुम पास पेपर की बुक यूज कर रहे थे ना। जी सर। सर लास्ट पेपर मेरे ख्याल से वो करा था समर 2018। जून 2018 है तुम्हारे पास? बुक में रिकॉर्ड है या बुक में जून ख्याल 18? से लास्ट चेक करके बता सकते हो 41 था 42 था? 42। फिर हमने 41 भी किया होगा, इसका मतलब है। 41 में देख लेते हैं। 41 नहीं, 41 नहीं किया हुआ मैंने। ये भी हमने, अच्छा, उससे पहले नहीं, भी तो। 41 शायद किया था वो मैंने। उसमें किया था कॉपी में, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था हाँ, उस दिन पास तुम पेपर। शायद बुक नहीं थी, हाँ। जी जी, मुझे याद आ रहा है, एक तरह है शायद। तो अब ऐसा करते हैं, नवंबर 18 41 निकालो। जी सर, अब मिल गया। नवंबर 1841। नवंबर 1841, ये वाला पेपर देख लेते हैं। देखो, ये वाला पेपर है। इसका पहले थ्रेशोल्ड नोट कर लो, नवंबर 1841, इसका पहले थ्रेशोल्ड नोट कर लो। नवंबर 1841 ये हमारा पेपर है। और हाँ, नोट किया थ्रेशोल्ड? जी सर। ठीक है, अब इसमें देखो कि पहला क्वेश्चन पढ़ लो। A teacher demonstrates convection in a liquid. She uses a glass tube as shown. The tube is filled with water and left to stand for 10 minutes. A purple crystal is then placed in the mouth of the tube. This crystal dissolves and makes the water around it turn purple. The tube is then gently heated as shown.
Suggest why the water is left to stand for 10 minutes before placing the crystals in the tube. अब ये जो एटीपी का स्टाइल है, ये तुम्हें मैंने जैसे पहले बताया था कि वो ये जनरल सेंस है. अब पानी आपने उसमें डाला है तो पानी थोड़ा टर्बुलेंट हो जाता है. उसने 10 मिनट वेट किया ताकि पानी की अपनी जो टर्बुलेंस है वो खत्म हो जाए, और जब हम क्रिस्टल डालें और क्रिस्टल हीट से मूव करे तो वो अलग नजर आए, ताकि पता चल जाए कि हीट से जो मूवमेंट हुई है वो क्या है. तो क्रिस्टल डालने से पहले वाटर को स्टेबल होने के लिए उसने 10 मिनट का टाइम दिया. तो आप इसका आंसर लिखिएगा पहले पार्ट का कि सो दैट देयर इज नो टर्बुलेंस इन वाटर बिफोर द ट्रायल. सर और लोग नहीं आए या बस मैं ही? अभी तो तुमने ज्वाइन किया, बाकी वो जो दोनों हैं उनको मैसेज भी किया था, रात को भी इन लोगों को मैसेज किया, लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया. पिछली बार तब ये था तुम अकेली थे. अब आई जी डोंट नो जी. व्हाई द. अच्छा, अब इसका देखो अगला क्या है. व्हेन द वाटर इज हीटेड इट इज हीटेड जेंटली. व्हेन वाटर इज हीटेड इट इज हीटेड जेंटली, क्योंकि अगर तेज गर्म करेंगे, जैसे आजकल गीजर चल रहे हैं, तो अगर तेज गर्म करें तो वाटर की मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है, तो वो फिर देखना मुश्किल है. क्योंकि ह्यूमन आई का ये होता है कि ह्यूमन आई का रिस्पॉन्स स्लो में होता है. हम लोग बहुत तेज मूव करती हुई चीजों को देख नहीं सकते. तो इसका आंसर क्या होगा कि सो दैट movement of crystals can be observed clearly. अब अगला पार्ट पढ़ते हैं. कहते हैं ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन इन विच द पर्पल कलर मूव्स थ्रू द वाटर. तो जो पर्पल कलर है वो लेफ्ट साइड से ऊपर जाएगा और राइट साइड से नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी क्या क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठेगा, और आप उसको जब शो करेंगे तो वो ऐसे मूव करेगा. तो मैंने उसमें एरो बनाया है और कर्ली एरो भी बना दिया है. तो ये वाली स्क्रीन देखें. ठीक है, अब आगे पढ़ो. सर ये क्या हुआ है, इसे वापस बताएगा? वो क्या जो हुआ? उसने कहा था एरो बनाओ, एरो बनाकर वाटर की मोशन शो करो, क्योंकि पानी लेफ्ट साइड से ऊपर जाएगा और राइट साइड से नीचे आएगा. ऐसा ही होगा ना, गर्म पानी जो गर्म होता है वो ऊपर उठता है ना. कहता है स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन द टीचर शुड टेक इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन. अब पानी गर्म है, ट्यूब के अंदर है, तो एक तो ये कि वो पानी को ये जो अपरेटस है इसको ग्लव से मूव करे या कोई मैकेनिकल हैंड्स यूज कर ले, क्योंकि कोई चीज में किसी चीज में अगर गर्म पानी है तो ज़ाहिर है उस चीज का अपना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. तो कोई कपड़ा या कोई टोंग्स इस तरह की चीज यूज कर ले. ये बहुत बेसिक पेपर होता है और इसमें वो चीजें लिखनी होती हैं जो जनरल सेंस होती है, बिल्कुल ना. तो पार्ट नंबर डी का आंसर क्या होगा, वन सेफ्टी प्रिकॉशन. तो आप लिखो कि ये जो ट्यूब है, गिलास ट्यूब जो है वो गर्म होगी. तो आप लिखो कि एज द ट्यूब वुड बी हॉट,
देखो कि as the tube would be hot, use mechanical hands to handle the tube. चलो अब अगला पार्ट पढ़ो. He says a student conducts an experiment with a glass ball and a metal सर ball. बोलो. वो पहला सवाल था, उसमें कौन सा एरो बनाना है, ऊपर वाला नीचे वाला? वो बेसिकली जो ब्लू वाला एरो है ना वो बेहतर है. वो जो दूसरा है वो एरो नहीं है, वो तो कर्ली वो बना हुआ है अपने कॉन्सेप्ट के लिए. उसने तो एरो मांगा है, तो एरो तो ब्लू वाला ही बनेगा. सही सही सही. चलो अब इसको पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2. A student conducts an experiment with a glass ball and a metal ball. Figure 2.1 shows the apparatus he uses. The glass ball is placed on a cloth-covered bench at the bottom of a slope. The metal ball is then released from the top of the slope. It rolls down the slope and then hits the glass block. अब ये स्टोरी तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी. नीचे उसने गिलास की बॉल रखी हुई है, ऊपर मेटल की बॉल रखी हुई है. ये वो हार्ड वाली बॉल्स होती हैं. और देखो ये ना, अब ये हार्ड वाली बॉल्स होती हैं और तुमने स्टोरी तो पढ़ ली कि ऊपर से मेटल बॉल आकर गिलास बॉल को हिट करेगी. द मेटल बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट h above the bench. After the collision, the glass ball moves a distance d along the bench. दो डिस्टेंसेस हैं. कह रहे हैं तुम हाइट शो कर दो, डिस्टेंस डी शो कर दो. तो ये जो पार्ट है इसमें बस तुम्हें ये डिस्टेंसेस ना मार्क करके दिखाने. ऐसे इनको ऐसे डिस्टेंसेस को, सारे डिस्टेंसेस को मार्क कर दो. डन सर. अब आगे पढ़ना होगा. मैं पढ़ूं? हाँ बोलो. आप मतलब मैं पढ़ूं, आप मुझे कह रहे हैं मैं पढ़ूं? क्या मतलब? सॉरी. अच्छा, मुझे लगा मुझे कह रहे हैं कि रीड करो क्वेश्चन. सही सही. नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे बच्चे ने भी ज्वाइन किया ना, तो आई वाज टेलिंग हिम कि ना तुम ज्वाइन उसको रीड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन 2 से ज्वाइन किया उसने ना. तो ये एटीपी है. हम लोग एटीपी कर रहे हैं और ये है नवंबर 1841. चलो अब हमने ये कर लिया पार्ट ए जो है ना. अब हम इसका देख लेते हैं. चलो अब वो कहता है ए पार्ट 3. सजेस्ट अ पीस ऑफ अपरेटस टू मेजर दीज टू लेंस. तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रेफर करूं? लेंथ इतनी छोटी तो मीटर है नहीं. रूल. हाँ, मीटर रूल इज फाइन. मीटर रूल, हाफ मीटर रूल, दैट वुड बी फाइन. तो आंसर लिख दो मीटर रूल. पार्ट 3 का आंसर होगा मीटर रूल. पार्ट 4. The experiment is repeated. The glass ball travels the following distances. ये 3 distances दिए हुए. और अब एवरेज निकालना है. तो ये बड़ा आसान सवाल होता है. ये वाला पार्ट बहुत आसान है और हर साल आता है. तो तुम इसको सॉल्व करके मुझे बता दो. मैंने एक वर्किंग की भी है.
आंसर कंपेयर करो। जी सर सही है, यही आ रहा है। ठीक है, तुमने काउंटर देखा, हमने काउंटर शुरू किया है। जी सर, जी जी देखा। देखा है तुमने? जी जी। Good. The initial gravitational potential energy of the metal ball at the top of the slope is given by this, where G is equal to 10 and M is the mass of the metal ball. The metal ball has a mass M of 0.0081 kg. The height of the ramp is 0.120. Calculate E, giving your answer to 2 sig fit. ये भी करके दे दें आप लोग। आंसर या तो माइक पे बता दें या चैट पे बता दें। हम्म 0.0097 सही है। Now, the student extends the experiment by using the metal balls of different masses. The glass ball does not change and H remains constant. The results are shown in the table. Complete the table for the metal ball of 0.0081 using your answers to A part 4 and A part 5. वहां से जो आंसर्स हैं वो यहाँ लाके लिख दो, और उसकी चूंकि पहले मार्क्स दे चुके हैं तो दोबारा इसकी नहीं देगा, फिर वो ग्राफ बनाने को कह रहे हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ डी एवरेज ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट ई जूल ऑन द एक्स एक्सिस, स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ द स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। तो अब इसको जो है वो शुरू कर लो। मैंने वैल्यूज वहां से ला के लिख दिए। एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया है 1 डिवीजन फॉर 5 एक्स वाई एक्सिस एंड 2 डिवीजन फॉर 0.005। ये एक सजेस्टेड स्केल है। ग्राफ अगले पेज पर है, वहां आकर इसको प्लॉट कर लो। ये कह रहे हैं 0 0 पे प्लॉट करें। तो हम क्या करें इसमें कि हमें एक्स एक्सिस पे रखना है 0.005। और एक्स एक्सिस का स्केल कितना है, और सॉरी वाई एक्सिस का 1 डिवीजन फॉर 5। सर ये जो आपने स्केल रखा है इसके नहीं ख्याल से पूरा फिट आएगा इस पे डिस्टेंस। नहीं आ रहा, देख लेते हैं। नहीं, 70 तक जाना है तो। पॉइंट वो तो लेकिन वो तो 0.017 तक जाना है ना, मतलब वो तो डेसिमल की तीसरी प्लेस है ना, 0.03 तक मैं गया हूं। चेक करो, 0.017 और तो पीछे। डिस्टेंस डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 70.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, 70.5 यहां मसला आ रहा है। जी तो तो तुम वो आपको तुम उसका क्लेम एक करा। बॉक्स
1 cm का लेना होगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 cm, तो 5 की जगह 10 हो जाएगा। वो मैंने भी लिखा सही है, वहां मैंने क्या किया है कि शायद ये मैंने 2 cm का बॉक्स सही है, 1 cm है 2 cm है, क्योंकि मेरे पास फाइल दूसरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर एक्स एक्सिस पे भी ये हुआ है मुझसे, एक्स एक्सिस पे ठीक जी। लिखा है, एक्स एक्सिस पे आई हैव रिटन करेक्ट, वाई एक्सिस पे यू आर राइट, वाई एक्सिस पे यू आर परफेक्टली राइट, क्योंकि मैंने 2 cm पे 5 लिख दिया। सही है, 2 cm जो है, 2 cm पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ असल में 10 है, और फिर 20 है, फिर 30 है। सही। हाँ, अब आ जाएगा मेरे ख्याल में। सही है। पॉइंट पहला क्या है, 0.003 और 7 है। इसको शुरू करें और बना के फिर मुझे शेयर कर लीजिएगा। मुझे लगता है पीछे अगर 0.05 है तो 2 डब्बों पे 0.001 होगा, तो आई कैन गो फॉर, यहाँ 0.003 आ जाएगा, और यहां से आप ऊपर चले जाएं तो 5, 6, 7 ऐसे आ रहा है, और फिर 0.0049, और ये 12 है। 0.0049 को 0.05 ले लें क्या, 0.0049 तो 0.005 ही हो जाएगा, 49 प्लॉट हो सकता है क्या, 0.0045, हाँ 4049 को तो 0.005 ही लेना पड़ेगा, बहुत उसके क्लोज है। और ये वाला गया है 12 तक, अगर हम इसको 12 पे जाके प्लॉट करें, सही है, ठीक है, और फिर 0.0081, 0.008 ही प्लॉट कर लेते हैं, फिर 0.008 है और 22.2 है। आप लोग अपना ग्राफ बना लें तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। 0.0120, 0.0120 और 35,
0.0139 और 44.5 35 एक सेकेंड I plotted it ये तो 35 अच्छा और फिर जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इट शुड बी अ स्मूथ कर्व और ये जाना कहां तक है 44.6 जैन बना 0.017 पर बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स, बहुत टाइम लग रहा है। मतलब 3 हो गए, बाकी कर रहा हूँ अभी प्लॉट कंटिन्यू। 0.017 और 0.017 का 57 है 0.017 0.05 0.15 आ गया और 0.16 0.17 ये है 0.17 और ये जाएगा 57 तक नहीं है। और ये अब आ गया मेरे पास 0.0190 70.5 190 लेना नंबर क्या है इसमें हाँ 70.5 70 तो ये आ गया 70.5 ये ऐसी शेप बन रही है इसने बोला है लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो अगर उसमें कोई एक आध पॉइंट आपका छूट भी रहा हो तो चलेगा ऐसी शेप बन रही है it is coming like that
अब इसका आप लोग अपना स्केच मुझे शेयर करो, बना लो और फिर मुझे शेयर कर दो। चलो अब ये हो गया। अब इसमें a student is given a quantity of liquid in a beaker and asked to determine the density of liquid. तुम्हारे पास जहन बन गया ग्राफ? जी ठीक जी है, बन गया। नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। डेंसिटी इज फाउंड यूजिंग द इक्वेशन दिस, ही पोर्स द लिक्विड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द फिगर शोज द मेजरिंग सिलेंडर आफ्टर द लिक्विड इज एडेड। On figure 3.1, mark the position of the student's eye when he is reading the measuring cylinder। तो आई बिल्कुल उसके लेवल पर होनी चाहिए। तो ऐसे उसका आई लेवल बिल्कुल रूलर से ना स्ट्रेट लाइन बनाना। डन सर। उसके बाद हम इसको आगे अगर चलाएं, हाँ कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस पोजीशन ऑफ द आई रिड्यूसेस एरर। ये वो पैरेलक्स एरर वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने एटीपी के लेक्चर्स का भी रेफरेंस दिया था। अगर आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी हो तो एटीपी के मेरे चैनल पे कुछ लेक्चर्स हैं जो कि एटीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। अब इसमें आंसर लिख लो कि द एक्सिस ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द स्केल। द एक्सिस ऑफ साइट, सर रिपीट कर देना। axis of sight is perpendicular to the scale।
ठीक है, अब इसमें वैल्यू भी रीड कर लो जल्दी से, वॉल्यूम रीड, जो उसका वॉल्यूम रीड करना है वो कर लो। डन सर। ठीक है, अब इसमें चलो, स्टेट द नेम ऑफ अनदर पीस ऑफ अपरेटस। स्टूडेंट न्यूज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उसने निकाल लिया ऊपर। अब कौन सा अपरेटस चाहिए होगा जो मास बता सके, मास बताने वाला अपरेटस कौन से? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की बजाय वो बेहतर वो वर्ड होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो डिजिटल पेन बैलेंस होता है ना। सही सर। तो लिख दो डिजिटल पेन बैलेंस। आंसर लिख दो डिजिटल पेन बैलेंस। एक्सप्लेन हाउ he uses this apparatus in this experiment। तो उसको चाहिए कि वो जो डिजिटल पेन बैलेंस है, एक मर्तबा इस खाली सिलेंडर का वेट कर ले, बीकर से पानी, हाँ एक सेकंड, पानी है किसमें? हाँ बीकर में कर लेते हैं। एक मर्तबा खाली बीकर का मास निकाले, वे करे। एक मर्तबा बीकर में पानी डालकर मास निकाले और दोनों को माइनस कर दे, तो पानी का मास आ जाएगा। तो लिखो कि वे द एम्प्टी बीकर, आंसर में लिखना वे द एम्प्टी बीकर, then weigh it with water and then weigh it with water, subtract the two readings। मैं रिपीट कर देता हूं, weigh the empty beaker, weigh it with water, subtract the two readings to get the mass of the liquid। The student's eye the student eye is at the correct position when taking the reading. He calculates the density from his results. His teacher says that the value he obtains is different from the actual value. State a reason for this। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि स्टूडेंट ने सही तौर पे ना वॉल्यूम को रीड कर लिया। अब जो टीचर है वो कह रहे हैं कि उसका आंसर जो है वो ठीक नहीं है, डेंसिटी में फर्क है, इसने मास का जिक्र नहीं किया। हो सकता है स्टूडेंट ने मास को रीड करने में गलती की हो, बीकर सही तरह ड्राई ना हो। तो आप उसमें दो तीन आंसर हो सकते हैं। एक तो ये कि जो उसका डिजिटल पेन बैलेंस है उसकी रीडिंग ठीक नहीं है, डेंसिटी टेम्परेचर से भी बदल जाती है। हो सकता है लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा हो, लिक्विड गर्म हो और उसमें भी डेंसिटी डिफरेंट आती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है, कोई एक आंसर लिखा जा सकता है। तो लिखो कि मे बी, आंसर लिखो कि मे बी द मास इज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, maybe the mass is recorded incorrectly, like parallax error, sorry, like pan balance error, like pan balance error। जी जी सर, रिपीट कर देगा। Maybe the mass is recorded incorrectly, comma, pan balance error,
चलो क्वेश्चन नंबर 4. A student investigates the resistance of equal lengths of different wires. The wires are made from the same material but have different diameters. Resistance can be found using the equation. ये equation आ रही है, resistance is equal to voltage upon current. जी सर, कुछ कहा आपने? The student uses the circuit shown. नीचे एक 30 सेंटीमीटर की वायर है, क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर है. State the name of a piece of apparatus that the student can use to measure accurately the diameter of a wire. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायर का डायमीटर निकाल ले, जो बहुत छोटे नंबर रीड करता हो? कैलिपर, कैलिपर या स्क्रू गेज? कैलिपर कर लो या फिर माइक्रोमीटर. Micrometer, screw gauge. The student takes readings of voltage and current immediately after he switches on the circuit. Suggest a reason for taking the readings immediately. क्योंकि तार फिर गर्म हो जाएगी, क्योंकि पतली सी तार है ना, और तार तो गर्म होती है. जब तार गर्म होगी तो रीडिंग्स बदल जाएंगी, तो उससे फिर आंसर गलत आएगा. तो लिखो कि द वायर will heat up later, giving wrong readings. The wire will heat up later, giving wrong readings. चलो अब ये पढ़ो. Figure 4.2 shows the ammeter and voltmeter when a wire with a diameter of 0.15 millimeter is used. State the readings of current and voltage. इसको तुम लोग डायरेक्ट रीड कर लो और आंसर जो है वो मेरे पास से कंपेयर कर लो. The student repeats the experiment using a wire of diameter 0.24 millimeter. The voltmeter reading does not change, shows the new ammeter reading. ये उसने रीडिंग तुम्हें शो की हुई है. अब तुम आगे आकर इसको पहले रीड कर लो और ये रीडिंग आ रही है इसकी. कहता है कंप्लीट द रिजल्ट्स टेबल of figure 4.4 for the experiment for the two wires. इसने बोला है कि उसने डायमीटर चेंज करके 0.24 कर लिया. पहले कितना था इसका? पहले था 0.15. अच्छा, सही है. तो ये टेबल वैल्यूज यहां से उठाओ और इसको भी रीड कर लो. ये कितनी रीडिंग होगी जैन? 0.5 के बाद 0.678. सर ये है 0.84. दरमियान में आ रहा है ना, दो नंबरों के दरमियान में है, तो इसको फिर 0.85 कर लेते हैं. बाकी वोल्टेज तो सेम है, तो मैंने इसको भरा है. टेबल को कंपेयर कर लो. टेबल भरो.
use your results to suggest the relation between the diameter of a wire and its resistance. हम ऊपर टेबल देख सकते हैं कि जब हमने डायामीटर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कम हो गई, तो मैंने उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। उसके बाद मैंने कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर लिए डी और आर को प्रोडक्ट करके, और मैंने उसका एरर निकाला। ये जो एरर होता है ये निकालने से पता चल जाता है, हमारे कोर्स में एटीपी में एक टॉलरेंस लेवल होता है 20%। अगर एरर उससे ज्यादा हो तो फिर रिलेशनशिप वैलिड नहीं होता। तो ये वर्किंग भी कॉपी कर लो। सर करके तो नहीं दिखानी होगी ना एग्जामिनर को? वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना, पूरी वर्किंग, परसेंटेज एरर भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सर मार्किंग स्कीम में तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा एग्जामिनर में। हाँ, उसमें लेकिन बस देखो मार्किंग स्कीम में तो ऐसा होता है ना, तुमने देखा होगा कि मार्किंग स्कीम में तो स्टेप्स छोड़ते हैं बीच में। अब मार्किंग स्कीम में तो डायमीटर और रेजिस्टेंस को रेट के मार्क दिया हुआ है ना, लेकिन तुम्हें तो सीखना है इसको कि तुम एग्जामिनर को तो कन्विंस करोगे, उससे पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा ना। यानी असल आंसर तो यही है, डायमीटर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बट दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आंसर है। लेकिन हम पेपर में अपने आप को पहले कैसे कन्विंस करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए जरूरी है। हाँ, कॉपी हो जाए तो बता दो। जैन डन कॉपी सर। हो गई, ठीक है। जी जी। तो फिर आज का काम यहीं तक रखते हैं। ये पेपर हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा